So, hello students, hello my brothers, सबको hello. So, welcome to my channel School of Mathematical Science. मैंने सोचा कि क्यों ना एक IIT जैम का लेक्चर सीरीज लाया जाए. लेक्चर सीरीज मतलब टोटल कोर्स को मैं कवर करूँगा. टोटल जो सिलेबस है ना IIT जैम का, सारी पूरा टोटल कोर्स को मैं कवर करूँगा वन बाय वन. ठीक है. आई थिंक मैं लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करूँगा. लीनियर अलजेब्रा, देन रियल एनालिसिस, देन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ मैं कवर करूँगा. ठीक है. पहले मैं बोलना चाहूँगा इफ़ आई से दैट IIT जैम, तो इट्स नॉट साउंड गुड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ IIT जैम के लिए नहीं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम फॉर MSc का साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है. हम लोग IIT जैम के साथ साथ अगर आप लोग NBHM MSc देना चाहते हो तो NBHM MSc का भी प्रिपरेशन करेंगे. किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो उस सारी प्रिपरेशन हम लोग एक साथ करेंगे इस कोर्स में. ठीक है. उसी कोर्स का आज का लेक्चर पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को अटैक करेंगे. जो पहला क्वेश्चन है कि हमें जैम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. अगर हमें जैम देना चाहिए तो हमारे जैम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए. ठीक है. यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन, अगर जैम का प्रिपरेशन करना है तो जैम का सिलेबस क्या है. तीसरा 4 नंबर क्वेश्चन होगा कि हमें NBHM MSc देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. एंड हाउ टू प्रिपरेशन फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर MSc. इस 5 क्वेश्चन का आज हम लोग आंसर करेंगे. ठीक है. तो आई एम स्टार्टिंग विथ वन बाय वन क्वेश्चन. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को पहले देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें जैम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. ओके, शुड वी अटेम्प्ट जैम और नॉट. सो इसके लिए मैं पहले बोलना चाहूँगा आप लोग सोचो कि आप लोगों को MSc करना है या नहीं करना है. पहले आप लोग को ये डिसाइड करना है अगर आप लोग BSc के बाद MSc करना है या नहीं करना है. इसके पहले भी आप लोग एक क्वेश्चन को आंसर करना है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो या मैथमेटिक्स में ही रहना चाहते हो. ठीक है. अगर आप लोग में से कोई ऐसे हो कि मैं MSc करना चाहता हूँ लेकिन MSc के बाद गवर्नमेंट जॉब करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि मैं बोलूँगा MSc इज यूजलेस फॉर यू. तो आप लोग MSc मत करो, क्योंकि अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही देना है ना, तो MSc का जो डिग्री है वो डिग्री एकदम बेकार हो जाएगा. तो और MSc का 2 साल जो आप लोग MSc में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस 2 साल में आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं ले पाओगे. MSc का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर आप लोग MSc में एक बार घुस गए ना, तो MSc के साइमल्टेनियसली आप लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं ले पाओगे. तो अगर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे IBPS देना है, मुझे SSC में कोई CGL CHSL देना है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप लोग MSc में मत जाओ. आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो. क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्या होगा कि आप लोग जो MSc में 2 साल MSc के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो 2 साल अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, शायद आपको गवर्नमेंट जॉब हो भी जाएगा. मोस्ट ऑफ द केसेस हो जाता है, क्योंकि 2 साल अगर कोई ठीक से पढ़ता है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हो जाता है. तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हो तो MSc में बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ. डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए चले जाओ. क्योंकि अगर आप लोग MSc करते हो फिर MSc के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ते हो, तो क्या होगा, MSc का 2 साल पूरा वेस्ट होगा और उसके बाद आप लोग फिर से 2 या 3 साल लग जाएगा गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए. ठीक है. तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो MSc में बिल्कुल मत आओ. और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मैथमेटिक्स में ही रहूँगा, मुझे PhD करना है, और MSc के बाद मैथमेटिक्स में और क्या कर सकते हो, अगर आप लोग PhD भी नहीं करना चाहते हो तो MSc करो. MSc के बाद B.Ed करो. B.Ed करके कोई भी स्कूल में घुस जाओ. प्राइवेट स्कूल बहुत है, ICSE CBSE सब सारे स्कूल में B.Ed मांगता है. और B.Ed के बाद क्या है, अगर MSc होगा तो आप लोग 11-12 का क्लास मिलेगा. अगर MSc नहीं है तो टिल टू क्लास 10 वो लोग आपको अलाउ करेगा. ठीक है. तो फॉर स्कूल MSc इफ यू हैव MSc फॉर स्कूल इज वेरी गुड. सो अगर आप लोग MSc और B.Ed लेकर कोई भी स्कूल में घुसोगे तो इस एडवांटेज फॉर यू हैव क्लासेस फॉर 11 and 12. आपका पे स्केल भी हाई होगा. तो अगर आप लोग इस लाइन में जाना चाहते हो तो MSc करो. और अगर आप लोग PhD करना चाहते हो, उसके बाद PhD करना चाहते हो, मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, तो ज़रूर MSc करना है. ठीक है. और आप लोगों को अगर MSc करना है तो जैम तो देना ही देना है. क्योंकि
आप लोग अगर चाहते हो कि मैं एमएससी करूंगा कोई भी यूनिवर्सिटी में, मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स टाइम्स बेटर। मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर एमएससी करना ही चाहते हो तो पहले आप लोग जैम दो। और जो एमएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम है कुछ इंस्टीट्यूशंस का, जैसे सीएमआई का अलग अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, टीआईएफआर का अपना होता है, आईएसआई का अपना होता है, सारे एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम को मत छोड़ो। क्योंकि अगर आप लोग को एमएससी करना है, मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों का पहला टारगेट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन। पहले कोई इंस्टीट्यूशन को टारगेट करो और उस इंस्टीट्यूशन के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। एमएससी अगर करना है तो जैम तो देना ही देना है। जैम देने के बाद आप लोग, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि जैम देने के बाद बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो हमें लिए खुल जाते हैं। पहला जो आईआईटी है, दूसरा एनआईटी है, तीसरा आईआईएससी है। जैम से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे लेते हैं। और इसके छोड़ के भी आपको आइजर होगा। आइजर में शायद अब इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्स हो गया है, तो आइजर को छोड़ ही दीजिए। मैं बोलूँगा अगर आप लोगों को एमएससी करना है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को एमएससी करना है तो जैम तो देना ही देना है। जैम देने के बाद और आप लोग उसके साथ क्या देना है, उसके साथ आप लोगों को सीएमआई का एंट्रेंस एग्जाम देना है, आपको आईएसआई का एंट्रेंस एग्जाम देना है, और टीआईएफआर का भी देना है, और एनबीएचएम एमएससी हर किसी को देना है। एनबीए आप लोग अगर एमएससी करना है तो एनबीएचएम एमएससी तो देना ही देना है। क्योंकि अगर आप लोग एनबीएचएम एमएससी दोगे तो क्या होगा, अगर आप लोग एनबीएचएम एमएससी क्वालिफाई करो तो शायद 10,000 पर मंथ उसे स्टाइपेंड देता है, ठीक है। एनबीएचएम एमएससी का कोई कोर्स नहीं है कि अगर आप लोग एनबीएचएम एमएससी क्वालिफाई करोगे तो आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में एमएससी कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एनबीएचएम एमएससी क्वालिफाई करो और आप लोग एमएससी में एडमिट हो जाओ, उसके बाद क्या होगा, एनबीएचएम आपको पर मंथ 8 to 10,000 स्टाइपेंड देगा, ठीक है। तो इसीलिए एनबीएचएम एमएससी देना है, ठीक है। और नाउ अगर आप लोगों को एमएससी करना है तो आप लोगों का पहला टारगेट होना चाहिए आईआईटी जैम, तो देना ही देना है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जैम। ठीक है, मैं पहले जैम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है उससे पहले मैं जैम का सिलेबस आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। पहले जैम का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। I think it's too small to understand. Let me zoom it. आई थिंक आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जैम का जो सिलेबस है दोनों ही मैथ्स का, दोनों ही साइड से आता है, प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। इसमें से प्योर मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पिछले साल IISc बैंगलोर क्वेश्चन किया था और अगला साल 2022 में IIT रुड़की क्वेश्चन करेगा, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है IISc बैंगलोर के लेकर कि IISc बैंगलोर का क्वेश्चन रिलेटिवली किसी भी इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन से ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि IISc बैंगलोर राइट नाउ माने इंडिया का एक नंबर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इंडिया का एक नंबर इंस्टीट्यूशन है, तो इसीलिए IISc बैंगलोर का क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर इंस्टीट्यूशन टफ होगा ही होगा, ठीक है। तो पिछला साल का जो जैम का क्वेश्चन था 2022 में उससे आसान क्वेश्चन होगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि अगला साल IIT रुड़की क्वेश्चन कर रहा है। तो हाँ, इसमें ज़्यादा खुश होने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि अगर पिछला साल से इस साल आसान क्वेश्चन होगा तो कट ऑफ भी ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा खुश होने का कोई वजह नहीं है। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू से दैट आप लोग, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, मुझे पता है। इट साउंड्स लाइक ममता बनर्जी सेइंग हिंदी, ठीक है ना। सो इसका खिल्ली आप लोग मत उड़ाओ, बट आई एम सेइंग इन हिंदी बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव इट, आई वांट टू इम्प्रूव माई हिंदी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन हिंदी। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सो आप लोग इसका खिल्ली मत उड़ाओ, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स गो टू फर्दर। तो क्या है, यही जैम का सिलेबस है। जैम का सिलेबस बेसिकली रियल एनालिसिस से आता है। रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी है, जिसमें मल्टीवेरिएट कैलकुलस आप लोग बोलते हो, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, सम कोर्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इस 7 टॉपिक से जैम का क्वेश्चन आता है। इसमें से रियल एनालिसिस से नियर अबाउट 20 to 25 क्वेश्चन आता है। लीनियर अलजेब्रा से नियर अबाउट 15 क्वेश्चन आता है, सॉरी रियल एनालिसिस से नियर अबाउट 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी इंक्लूड कर दोगे तो 25 to 30 मार्क्स तो रियल एनालिसिस से ही आता है।
और लीनियर अलजेब्रा से तो 10-15 नंबर आता है। तो जैम का काट ऑफ ही होता है कि 22, 23 टू 26, हर साल 20 से 26 के बीच रहता है। तो अगर आप लोग रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ठीक से करोगे ना, तो तभी आप लोग जैम का कट ऑफ क्लियर कर दोगे। ठीक है, सो मैं बोलूंगा कि लेकिन क्या होगा ना, जैम अगर आप लोग सिर्फ जैम क्वालिफाई करो तो आप लोग सोच रहे हो कि अगर मैं जैम क्वालिफाइड हूँ तो मेरे पास बहुत सारे स्कोप है। नहीं है, जैम क्वालिफाइड हर साल 1000, 10,000, 1000 से 1200 लोग जैम क्वालिफाइड होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या है ना, अगर आप लोगों को किसी आईआईटी और किसी अगर आईआईएससी में आप लोगों को एडमिशन चाहिए तो विद इन 50 जैम में विद इन 50 आप लोगों को रैंक करना होगा। अगर आप लोगों को किसी आईआईटी में अगर आप लोगों को किसी आईआईटी में एडमिट होना है तो विद इन 300 to 400 आप लोगों को जैम में रैंक करना होगा। तो जैम का सिर्फ कट ऑफ और जैम क्वालिफाइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू बी अ गुड रैंक होल्डर। सो जैम का भी जैम अगर आप लोगों को देना है तो आप लोगों को टारगेट रहना चाहिए कि हमें अच्छा से रैंक लाना है। तो अच्छे से रैंक का मतलब क्या है? अच्छे से रैंक का मतलब है आप लोगों को एवब 43 और 42 स्कोर करना है। अगर आप लोग एवब 42 और 43 स्कोर करोगे ना तो अच्छा रैंक आएगा ही आएगा। सो अगर आप लोग एवब 43 स्कोर करोगे तो विद इन 300 to 200 आप लोगों को रैंक आ ही जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों को टारगेट होना है मिनिमम 43। तो मिनिमम 43 का क्या मिनिमम 43 कैसे लाना है? मिनिमम 43 लाने के लिए आप लोगों को सारे कोर्स को कवर करना होगा। ठीक है, तो मैं 1 by 1 टॉपिक जाता हूँ। पहले जो कोर्स है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये तो रियल एनालिसिस का कोर्स है, आप लोगों को पता ही है। सो सीक्वेंस में क्या क्या है? सीक्वेंस में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जिसका डेफिनेशन बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, बाउंडेडनेस एंड मोनोटोन सीक्वेंस, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कॉशी सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, वॉल्जन-वाइसस थ्योरम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो सीक्वेंस आप लोग पूरे पढ़े थे ना, वो पूरा सिलेबस अब है। ठीक है, जो सीक्वेंस आप लोग पढ़े थे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, वो सिलेबस पूरा है। तो हमें पूरा सिलेबस सीक्वेंस पढ़ना है। और उसके छोड़कर क्या है? उसे छोड़कर सीरीज है, सीरीज ऑफ रियल नंबर, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव सीरीज। इस टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव सीरीज में क्या क्या आएगा? डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट आएगा, कॉची रूट टेस्ट आएगा, लॉगरिथमिक टेस्ट आएगा, गाउस टेस्ट आएगा, लिबनिज टेस्ट लिबनिज टेस्ट नहीं आएगा, गाउस टेस्ट आएगा, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट आएगा, सभी टेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट मेंशन भी कर दिया है, लिबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। ये सारी हमारे सीरीज का सिलेबस में है। नाउ सीक्वेंस एंड सीरीज मैं बोलना चाहूंगा कि इससे ज्यादा जोर दो, क्योंकि इससे भी प्रिसाइसली मैं बोलूंगा सीरीज में ज्यादा जोर दो, क्योंकि एनालिसिस का जो सिलेबस है हमारा, इस पूरे सिलेबस में सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है वो है सीरीज। आप लोग अगर एनालिसिस में कुछ भी नहीं पढ़ते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो, फिर भी आप लोग सीरीज का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, क्योंकि सीरीज में है ही 2 या 3 मेन थ्योरम। क्या है? जियोमेट्रिक सीरीज, पी सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट एंड गाउस टेस्ट और लिबनिज टेस्ट। अगर इस 5 टॉपिक को आप लोग ठीक से याद कर लोगे ना, तो सीरीज का किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। और क्या है ना, सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैम में आएगा ही आएगा, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, एमएससी का, एनबीएचएम में आएगा, आईसाइन में आएगा, सारे जो एग्जाम है, सारे एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो सीरीज में आप लोग ज्यादा जोर दो, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सीरीज को हमें ऐसे पढ़ना है कि सीरीज का अगर कोई भी टॉपिक आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। सीरीज में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। सीरीज को ऐसे प्रिपेयर करो। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस को पढ़ाऊंगा, सीरीज को पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा, 1 by 1 अपलोड करूंगा। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ये भी रियल एनालिसिस का टॉपिक है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, टेलर्स थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमम। तो क्या है? लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, हम लोग जो 3 टॉपिक पढ़े थे वो 3 टॉपिक पूरा है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, इस सारे टॉपिक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि हर साल अगर आप लोग पिछले 10 साल का जैम का क्वेश्चन देखोगे तो क्या होगा, देखिएगा कि
किसी साल में लिमिट से क्वेश्चन आता है, किसी साल में कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है, किसी साल में डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है जो 4 ऑप्शन होता है, वो 4 ऑप्शन 3 टॉपिक से आता है, एक लिमिट से, एक कंटिन्यूटी से, 2 डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पर हमें किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, सारी टॉपिक को ठीक से पढ़ना है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में सारे टॉपिक को ठीक से पढ़ना है, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और मल्टीवेरिएट कैलकुलस आप लोग जिसे बोलते हैं, और इसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा। इससे मैं पहले जो बोलना चाहूंगा, जो मैक्सिमा मिनिमा का जो टॉपिक है ना, इससे ज्यादा जोर दो। क्यों? क्योंकि हर साल अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना, एक मैक्सिमा मिनिमा से 2 या 1 नंबर का 2 और 2 नंबर का 1 और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है। मैक्सिमा मिनिमा से हर साल सेवरल वेरिएबल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी। अगर आप लोग पिछले 10 साल का क्वेश्चन देखोगे, देखेगा हर साल मैक्सिमा मिनिमा से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा बहुत आसान सा एक टॉपिक है, जिसमें हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है। पार्शियल डेरिवेटिव्स करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, और क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के बाद हमें देखना है उसमें मैक्सिमम है और मिनिमा है। ऐसा एक आसान टॉपिक है। तो क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम में हमें ज्यादा जोर देना है। हम जब पढ़ेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम में ज्यादा जोर देंगे। और क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी को ज्यादा जोर देना है। अब क्या होता है, कभी कभी डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन दिखाने के लिए हमें क्या करना पता है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ये दिखाना होता है, और कंटिन्यूअस नहीं है ये दिखाने के लिए क्या करना करते हैं, हमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये दिखाना होता है। तो हमें सारे टॉपिक को ठीक से पढ़ना है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में सारे टॉपिक को ठीक से पढ़ना है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में ज्यादा जोर देना है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बाद में बोलूंगा, वेक्टर कैलकुलस भी मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप थ्योरी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ना देखो क्या है ना, क्या है कि जैम का जो सिलेबस है ना, जैम का सिलेबस में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से सिर्फ ग्रुप थ्योरी है, रिंग नहीं है, फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर आप लोग अगर इनबीएचएम में पढ़ोगे, इनबीएचएम देना चाहते हो और आईएसआई देना चाहते हो, तो क्या होगा कि वहां पर रिंग थ्योरी से भी क्वेश्चन आएगा। तो हमें क्या करना है कि, तो क्या है कि जैम का जो सिलेबस है इसमें से ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी नहीं है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना, पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम दोगे और आईएसआई, सीएमआई सारे एग्जाम में ग्रुप रिंग थ्योरी से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले ग्रुप थ्योरी का सिलेबस जो देख लेते हैं। इसमें क्या है, ग्रुप है, सब ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप है, नॉन एबेलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप, लैग्रांजेस फाइनाइट, थ्योरम ऑन फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन ग्रुप। ये सारे टॉपिक जो हमारे है सो ग्रुप थ्योरी में है। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब ग्रुप थ्योरी का, ग्रुप का डेफिनेशन से आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम तक सब कुछ हमारे सिलेबस में है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप लोग जैम का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें परम्यूटेशन ग्रुप जो है एक टॉपिक, और होमोमॉर्फिज्म, ये दोनों टॉपिक में हमें ज्यादा जोर देना है। क्यों देना है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम साल में क्या होता है कि ग्रुप का जो सारे क्वेश्चन है वो आइदर परम्यूटेशन ग्रुप से आता है और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से आता है। और ग्रुप का परम्यूटेशन ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म मिला लेकर दोनों को एक साथ अगर करोगे, कंबाइन करके हर साल क्या होता है, 10 नंबर, 8 से 10 नंबर तो आते ही आता है ये दोनों टॉपिक से। तो अगर आप लोग परम्यूटेशन ग्रुप और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ठीक से करोगे ना, तो मार्कशीट जैम का जो स्कोर है वो स्कोर कार्ड में आप लोगों को 8 नंबर तो आसानी से आ जाएगा। तो हमें परम्यूटेशन, हम लोग जब ग्रुप थ्योरी करेंगे तो परम्यूटेशन ग्रुप और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में ज्यादा जोर देना है रिलेटिव टू, विथ रिस्पेक्ट टू अदर टॉपिक, ठीक है। ग्रुप थ्योरी का आधा टॉपिक को हम लोग अगर देखेंगे तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन ग्रुप और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो हमें ये दोनों टॉपिक में ज्यादा जोर देना है जब पढ़ेंगे। और जो बाकी टॉपिक है, सब ग्रुप, नॉन एबेलियन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, लैग्रांजेस थ्योरम ऑन फाइनाइट ग्रुप, इस पढ़ेंगे कम जोर देके पढ़ेंगे। ज्यादा जोर देके हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और परम्यूटेशन ग्रुप, ये दोनों टॉपिक ही हम लोग ज्यादा जोर देके पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट ग्रुप थ्योरी सिलेबस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है, मैं बोलना चाहूंगा लीनियर अलजेब्रा को लेके। लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एक अच्छा खासा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लीनियर अलजेब्रा जैम में लीनियर अलजेब्रा से शायद 15-20 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 15 नंबर को तो आता ही आता है। तो क्या करना है, हमें लीनियर अलजेब्रा ठीक से पढ़ना है। और लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन इज सॉल्वेबल, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। लीनियर अलजेब्रा का मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है कि आप लोग बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हो, कि हम लोग ऑप्शन डिस्कट करके 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 सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए लीनियर आप लोग जब सारे टॉपिक पढ़ोगे ना जैम का, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, इस सारे टॉपिक में से लीनियर अलजेब्रा में आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि क्या है ना, हम लोग अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, आईएसआई देंगे, सीएमआई देंगे, टीआईएफआर देंगे, एनबीएचएमएस देंगे, जैम देंगे, अगर और किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी यूनिवर्सिटी का कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो क्या होगा, लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन अच्छा खासा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही, एकदम डेफिनेटली गारंटी आएगा। वेक्टर स्पेस से आएगा, बेसिस डायमेंशन से आएगा, सारे टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो क्या है कि अगर सारे टॉपिक्स पे अच्छा खासा क्वेश्चन का मार्क्स का क्वेश्चन आता है और लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर टॉपिक, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आसान होता है। तो लीनियर अलजेब्रा से ज्यादा जोर दो आप लोग सारे टॉपिक में। अब आप लोग बोलोगे कि लीनियर अलजेब्रा के कौन से टॉपिक में ज्यादा जोर देना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। लीनियर अलजेब्रा में सारे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे ज्यादा आता है ऑब्वियसली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग किसी भी लीनियर अलजेब्रा का किसी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, although all the other topics of linear algebra are equally important। लीनियर अलजेब्रा के सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा में ज्यादा जोर देंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ उससे छोड़ के हम लोग जाते हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में क्या है, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गाउस थ्योरम, सारे टॉपिक है। सारे टॉपिक्स में से ग्रीन, Stokes and Gauss theorem is very important for us with respect to जैम। जैम को रिस्पेक्ट करते हुए कि क्या है कि जैम का अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो जैम में जो वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन आइदर ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम और गाउस थ्योरम के रिलेटिव है, ठीक है। सो हम लोग जब ग्रुप वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गाउस थ्योरम में ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ वेक्टर कैलकुलस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बर्नौलीस इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टोरीज, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड कॉशी-ऑयलर इक्वेशन। यह है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टोरी से मैक्सिमम यह क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ रियल एनालिसिस। इसमें क्या है, हम लोग जो इंटीग्रल कैलकुलस मींस इन सेंस ऑफ रीमान, जो हम लोग रीमान इंटीग्रेशन किए है ना, वो रीमान इंटीग्रेशन ही इंटीग्रल कैलकुलस में है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या है, इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, इट मींस एंटी डेरिवेटिव, दे आर टॉकिंग अबाउट एंटी डेरिवेटिव। Definite integral and properties, fundamental theorem of calculus, double integral, triple integral, calculating surface areas, volume of double integral, calculating volumes of using triple integral। तो calculation of volume and calculating surface integral, जो टॉपिक ये दो टॉपिक है ना, वे दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, वॉल्यूम निकलना, एरिया निकलना आता ही आता है। तो हम लोग जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे इसमें भी ज्यादा जोर देंगे। तो दैट इज आवर सिलेबस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस मींस दे आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट सेट टोपोलॉजी और सेट सिनार, ठीक है, और पावर सीरीज। सेट सिनार, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट एंड कंप्लीटनेस ऑफ आर सेट। रियल एनालिसिस में जो यहाँ पर जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में से कनेक्टेड सेट से हर साल क्वेश्चन आता है, आएगा एकदम डेफिनेटली आएगा। कॉम्पैक्ट सेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंप्लीट आ भी सकता है और नहीं आ भी सकता है, लेकिन कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट से आएगा ही आएगा। कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर साल कनेक्टेडनेस से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का और 30 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और पावर सीरीज में बहुत ज्यादा सिलेबस में है, लेकिन पावर सीरीज में एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो पावर सीरीज में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो पावर सीरीज में सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पावर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो आइदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से आता है और नहीं आता है। आइदर पावर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ही आएगा और नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा जैम का सिलेबस, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि क्या है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स जैम में नहीं है, और बहुत ऐसा टॉपिक है, रिंग थ्योरी नहीं है। आप लोग देखोगे तो
बहुत ऐसा टॉपिक है जो हम लोग पढ़े थे वो नहीं है। तो क्या है कि नाउ इन बीच एमएससी में क्या होता है कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है। रिंग थ्योरी से आता है, आईएसआई में रिंग थ्योरी से आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट से आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट भी पढ़ूंगा, रिंग थ्योरी भी पढ़ूंगा, लेकिन वन बाई वन। ठीक है, मैं सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर करूंगा। लेकिन हमारा मेन फोकस होगा जैम, लेकिन हम लोग जैम के बाद भी सारे टॉपिक को यहाँ पर वन बाई वन कवर करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ जैम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जैम। हम लोग जैम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि तो क्या है कि हम लोग तो पहले पढ़े थे, मैंने सीक्वेंस पढ़ा था सेकेंड सेमिस्टर में, सेवरल वेरिएबल पढ़ा था थर्ड सेमिस्टर में, अब मैं फिफ्थ या सिक्स सेमिस्टर में हूँ। कोई कोई सोच रहा है कि मैं सेकेंड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर में हूँ, मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं है। तो क्या करना है, हमें पहले से एक बार पढ़ना है, पूरा टॉपिक को पढ़ना है। आप मुझे किसी भी किताब को रेफर करो, जो मुझे कौन सा किताब जैम के लिए पढ़ना है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है, मुझे पता है। तो मैं पहले बोलना चाहूंगा कि किताब, अगर आप लोग किताब लेना चाहते हो तो मैं बोलना चाहूंगा कि कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आप लोग किसी भी बुक लो ना, तो सारे बुक में मेन जो थ्योरम है वो सारे थ्योरम सेम है। ठीक है, सो हमें कुछ फिर से कुछ नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, आप लोग थोड़ा याद करो। जब आप लोग क्लास 10 to 12 में थे, तब लोग क्या थे, आप लोग मैथ्स करते थे, राइट। हम लोग के पास एक गणित का बुक था, तो क्या करते थे, हम लोग प्रॉब्लम देखते थे और सॉल्व करते थे। तो आप लोग जब 11-12 को छोड़कर जब आप लोग बीएससी में आए, तो क्या हुआ, मैथ जो आप लोग पहले करते थे, तो अब बीएससी में आने के बाद क्या होगा, मैथ पढ़ना हो गया। अब आप लोग मैथ पढ़ते हो, करते कम हो। ठीक है, तो पहले आप मैथ्स करते थे, अब आप मैथ्स पढ़ते हो। दिस इज द डिफरेंस। पहले आप लोग मैथ्स करते थे, अब आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, राइट। तो पहले जब आप लोग मैथ्स करते थे, तब क्या होता था कि एक फ्लो आता था। कैसा कि डिफरेंट, अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते करते ऐसा हो गया कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर आप लोग को दिया जाता, तो आप लोग विद इन 1 to 2 मिनट्स आप वो इंटीग्रेशन कर सकते थे। लेकिन अब पढ़ने से क्या हो गया कि पढ़ने के बाद यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आप लोग थ्योरम आपके पास है, आपके दिमाग में थ्योरम है, लेकिन आप लोग उसे अप्लाई नहीं कर पाते। पहले क्या था, पहले एक किसी आप लोगों को पता था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर कॉस थीटा प्लस आर ए आई ए साइन आर, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आकार में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते थे, राइट। आप लोगों को ये थ्योरम पता था, लेकिन आप लोग क्या करते थे, इस थ्योरम को बहुत सारे अप्लाई किए हो, बहुत सारे बार अप्लाई किए हो। सो लेकिन तब आप लोगों को इस थ्योरम का प्रूफ नहीं पता था। अब क्या है, अब क्या हुआ कि बीएससी में आने के बाद आप इस थ्योरम का प्रूफ तो आप लोगों के पास पता है, लेकिन आप इस थ्योरम को कहाँ अप्लाई करना है उसे पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो 11-12 का जो प्रोसेस था ना मैथ्स करने का, उस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। ठीक है, आप लोगों के पास थ्योरम्स है, आप लोगों के दिमाग में थ्योरम्स है, लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि सर मैं तो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, मैं तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, मैं भूल गया, मुझे फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप लोगों के पास, मैं एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों के पास पहला जो है किताब है, ठीक है, इसके बाद दूसरा किताब, इसके बाद तीसरा किताब, इसके बाद 4 नंबर किताब। ठीक है, जब आप लोग ऊपर से देखते हो ना, तो क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ आखिर का किताब ही दिखाई देता है, पहला जो किताब था वो नहीं दिखाई देता। तो क्या है कि हमें आखिर वाला किताब दिखाने के लिए क्या होता है, पहला किताब हटाना पड़ेगा, दूसरा किताब हटाना पड़ेगा, तीसरा किताब हटाना पड़ेगा। अगर आप लोग पहले जो 3 किताब है अगर आप लोग हटा लोगे ना, तो आप लोग आखिर का किताब देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें पहला 3 किताब हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, पहले आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक IIT जैम, एनबीएचएम, एमएससी, तो पहले उस सारे एग्जाम का आखिर का जो 10 साल का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कलेक्ट करो। आप लोग वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है, एनबीएचएम का वेबसाइट में एनबीएचएम का क्वेश्चन मिल जाएगा, जैम का वेबसाइट में जैम का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्या है कि आप लोग पहले उस 10 साल का क्वेश्चन को डाउनलोड करो। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, अब क्या होगा कि वो सारे क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व कर पाओगे, तो क्या होगा कि अगर आप लोगों का सीरीज से एक क्वेश्चन आए, तो क्या होगा, आप लोग कभी कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। कुछ कुछ ऐसे ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होता है जो एक बार ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व एट वन टाइम। ओके, तो क्या होगा कि आप लोग जब सॉल्व करना चालू करोगे, तो
बहुत सारे बार पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें क्या होगा, बहुत सारे बार आप लोग अटक जाओगे। पहले सीरीज का क्वेश्चन करने के बाद सीरीज में अटक जाओगे, उसके बाद सीक्वेंस करने के बाद सीक्वेंस में अटक जाओगे, उसके बाद ग्रुप थ्योरी करने के बाद ग्रुप थ्योरी में अटक जाओगे। तो क्या होगा, जब आप लोग सीरीज करना चालू करोगे, आप लोग एक क्वेश्चन, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन ऑफ 2020, ओके, आप लोग आईआईटी जैम 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है और आप लोग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप लोग थ्योरी भूल गए हो। तो क्या करना है, हमें हमें पहले हमारे दिमाग में जोड़ देना है कि हमें याद करना है, यार क्या था वो थ्योरम, क्या था वो थ्योरम, क्या था, ऐसे प्रेशर देना है दिमाग में। तो क्या होगा, प्रेशर देने में अगर याद आ जाएगा तो वेल एंड गुड, और याद नहीं आएगा तब क्या करना है, वो जो क्वेश्चन है उस थ्योरम को हमें, उस क्वेश्चन का रिलेटिव जो थ्योरम है हमें बैक करना है, सीरीज खोलना है और वही थ्योरम से पढ़ना है और कुछ नहीं। सपोज दे आर टॉकिंग अबाउट whether 1 by n to the power p is convergence or not, so this is a p series। तो हमें क्या करना है, हम लोग सिर्फ p सीरीज का रिलेटिव जो थ्योरम है वही थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। सो p सीरीज का रिलेटिव थ्योरम पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर से दूसरे क्वेश्चन में चले जाएंगे। और दूसरे क्वेश्चन में शायद ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, ये हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बुक खोलना है, वहां पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का रिलेटिव जो क्वेश्चन है और रिलेटिव जो थ्योरम है उसे पढ़ना है और फिर वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ने के बाद ग्रुप का जो डेफिनेशन है वो सब नहीं पढ़ेंगे, सब ग्रुप का जो डेफिनेशन है वो सब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट पॉइंट, ओके, एग्जैक्ट थ्योरम व्हिच आर रिलेटिव टू आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन का रिलेटिव जो थ्योरम है वही से पढ़ेंगे और कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ग्रुप थ्योरी जब पढ़ोगे तो क्या होगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में अगर आप लोग अटक जाओगे तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फिर से पढ़ो, फिर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्वेश्चन सॉल्व करो और नेक्स्ट टॉपिक में चले जाओ। शायद नेक्स्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा से होगा, वहां पर किसी टॉपिक का, किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन निकालना है। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर से जाओ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन पढ़ो, डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग पिछले 10 साल का क्वेश्चन पढ़ोगे ना, कर पाओगे ना, तो जैम में क्या होता है, जैम और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि वो पिछले 10 साल का जो टॉपिक है, जो थ्योरी अप्लाई हुआ है क्वेश्चन में, उसी थ्योरी से आपका नेक्स्ट साल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ सादा थ्योरी नहीं अप्लाई होगा। तो क्या होगा, जो अगर आप लोग पिछले 10 साल का क्वेश्चन करोगे तो पिछले 10 साल में जो थ्योरी आप लोग किए थे, थ्योरी से क्वेश्चन आया था, वो सारी थ्योरी आपके दिमाग में है, क्योंकि आप लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो आप लोग बैक किए, वो प्रॉब्लम का रिलेटिव थ्योरम पढ़े और फिर से सॉल्व किए। तो क्या होगा, पिछले 10 साल में जो थ्योरी आया था वो सारी थ्योरी आपके दिमाग में अब बैठ गया। तो वो सारी थ्योरी से जो भी क्वेश्चन आएगा अगला साल में, वो आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो सारी थ्योरी कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है अब आपके दिमाग में है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाओ पहले सीरीज पढ़ो, फिर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करो, इज नॉट पॉसिबल, ये सारे पॉसिबल नहीं है, कैसे आप लोग नहीं कर सकते। क्यों, क्या है कि आप लोग जस्ट सोचो कि आप लोग बीएससी 3 साल में कर रहे हो और जैम का सिलेबस नियर अबाउट 3 साल का मेन जो सिलेबस है सारे टॉपिक है। तो आप लोग क्या 3 साल फिर से लगाओगे जैम की प्रिपरेशन करने में? एकदम नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है, उस क्वेश्चन को समझना है, उस क्वेश्चन का रिलेटिव जो थ्योरी है उस थ्योरी को पढ़ना है और देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करने से ही आप लोग नेक्स्ट जैम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, क्योंकि अब जुलाई हो गया और नेक्स्ट जैम फरवरी में है। हमारे पास 6 महीना है, तो 6 महीना में हमें प्रिपरेशन करना है। 6 महीना में हम लोग जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर से सॉल्व, उसके बाद सॉल्व करेंगे, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे हो तो बैक करो, उस क्वेश्चन का रिलेटिव थ्योरम पढ़ो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यही हमारा मेन टारगेट होगा, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग, मैं क्या करूंगा, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा यहाँ पर। मैं जो आप लोग जो भूल गए हो, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बोलूंगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ आसान ओएस मैं बोलूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एग्जाम में हमारा टाइम बचेगा। ये सारी टॉपिक, ये सब कुछ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको सिर्फ मेरा लेक्चर अटेंड करना है, तो उसके बाद उस लेक्चर का रिलेटिव जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उस क्वेश्चन का रिलेटिव अगर किसी भी क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, आप लोग जाइए, बैक करिए, उस क्वेश्चन का रिलेटिव जो थ्योरी है वो पढ़िए और देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे पूरा साल, अगला 6 महीना हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर ऐसे पढ़े तो हमारा जैम एकदम, आई एम एश्योरिंग यू, जैम नेक्स्ट जैम यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई
the next IIT JAM with a very good rank. You will be a very good rank holder. Okay, I am assuring you that. Okay, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही पढ़ना है, हमें ऐसे जैम के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. आज का वीडियो इतना ही था. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगले वीडियो में हम लोग अभी तक क्या किया, हम लोग जैम का जो सिलेबस है वो सारे सिलेबस को ऑब्जर्व किए, उस सारे सिलेबस जैम के कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देखें. हम अगले वीडियो में हमारा जो कोड कोर्स है उस कोड कोर्स का पहला लेक्चर होगा. अगला वीडियो लेक्चर 2 हमारा कोड कोर्स का पहला लेक्चर होगा, ठीक है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे लगे हो तो आप लोग बोल सकते हो कमेंट में कैसा लगा. मत बोलना कि मेरा हिंदी खराब है, मुझे पता है मेरा हिंदी खराब है, मेरा हिंदी एक्सेंट खराब है, देयर इज अ बंगाली टोन इन ईच एंड एवरी वर्ड. सो ये सब मत बोलना. इसे छोड़कर अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, ठीक है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.